हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदय क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी में हमारा सेशन अब कंटिन्यू चल रहा है। लगभग लास्ट के 2 टॉपिक और बचे हुए हैं जिन पर अब कंटिन्यू सेशन करके और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद से पहले कंप्लीट हो रहा है। एग्जाम में अभी भी आपके कम से कम 1 हफ्ता बाकी है समष्टि मैक्रो इकोनॉमी का, है ना। लेकिन उससे पहले सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले के सेशनों में हमने चर्चा की थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है और डिप्लेशन क्या होता है, ठीक है ना। मुद्रा स्फीति क्या होती है, जिसके माध्यम से आपने देखा था कि बाजार में जो महंगाई का दौर आता है ना, या फिर कहें कि जिसमें वस्तुओं की कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, अर्थात कि मुद्रा स्फीति के नाम से उस स्थिति को हम जानते हैं। इसके अलावा जब इसकी विपरीत कंडीशन होती है, जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की अपेक्षा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है, तो उसको हम अपस्फीति के नाम से जानते हैं या फिर मुद्रा संकुचन के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिफ्लेशन कहते हैं। क्लियर है। लेकिन आज हम एक और बाजार की नई स्थिति के बारे में जानेंगे, जिस जिस स्थिति पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात कि ये स्फीति जनित जो मंदी होती है ये दोनों से प्रभावित होती है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जी हाँ, आज के इस टॉपिक में आपको 4 नई टर्म सीखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिप्स वक्र की, कि फिलिप्स वक्र क्या होता है और किस प्रकार, अर्थात कि किस मंदी की ओर, या कहे कि किस किस मंदी की ओर ये संबंधों को दर्शित करता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि मंदी स्फीति क्या होती है, निस्पंदन स्फीति क्या होती है, या जड़ता स्फीति क्या होती है। इन छोटी छोटी टर्मों को आज पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने आपको साइट में चिपका रखा ना, कि फिलिप्स वक्र, मंदी, स्पंद और जड़ता स्फीति, ये एग्जाम में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। छोटी छोटी सी टर्म है, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में समझ लेंगे तो आपको ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पूरे व्यवहारिक रूप से इसको कंप्लीट करेंगे। आइए सेशन को शुरू करें। उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट इसी प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही अपलोड किए जा रहे हैं, आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सेशन पूरे क्रम से देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप आसानी से सभी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पूरे क्रम से, लेक्चरों को सभी क्रम से देख पाएंगे। और उन सभी लेक्चरों के नोट्स उन्हीं की डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पर अपलोड करवा रखे हैं, जहां से आप आसानी से डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों, 4th यूनिट हमारा चल रहा है, बिल्कुल लास्ट आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं हम लोग, जिसमें सेकेंड टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं स्फीति जनित मंदी या फिलिप्स वक्र वाले टॉपिक पर, ठीक है ना। तो आज का जो हमारे टॉपिक का जो नाम है, उसका नाम ही है स्फीति जनित मंदी। स्फीति, मुद्रा स्फीति भी हो सकती है और अपस्फीति भी हो सकती है। तो दोनों स्फीतियों से प्रभावित होकर के ही इस मंदी को नाम दिया गया है स्फीति जनित मंदी। क्लियर है। और इस स्फीति जनित मंदी को, और जो ये मंदी, इसके द्वारा जो मंदी आती है बाजार में, इस मंदी को फिलिप्स साहब ने अपने फिलिप्स वक्र के माध्यम से किस प्रकार से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, उसको भी हम अच्छे समझेंगे आज। और आज के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि इसी मुद्रा स्फीति, है ना, मुद्रा स्फीति को मापा कैसे जाता है। मुद्रा स्फीति को मापा कैसे जाता है, क्योंकि जब तक मुद्रा स्फीति का पता नहीं चलेगा कि बाजार में महंगाई है या सस्ते का दौर है, तो तब तक सरकार कोई कदम कैसे उठाए, है ना। तो उसके लिए भी जरूरी है कि मुद्रा स्फीति को मापने का कोई यंत्र हो, कि कैसे इस स्फीति को मापा जाएगा, कि बाजार में महंगाई है तो कितनी महंगाई है, ये भी तो आवश्यक है ना। तभी तो कहीं जाकर के हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार की, केंद्रीय बैंक की, अर्थात कि आरबीआई की मदद लेकर के और उसको कंट्रोल करेगी, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या डिप्लेशन हो, क्योंकि दोनों ही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। तो दोनों पर नियंत्रण कितना लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, यह निर्णय सरकार तभी ले सकती है जब वो उस स्फीति को, या कहे कि उस महंगाई के दौर को माप पाए। इसलिए मापन कैसे होता है, ये अगले सेशन में, अर्थात कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, ठीक है। सबसे पहले परिचय देखेंगे ताकि हमें ये पूरा टॉपिक एक ही बार में, एक छोटी सी एक दृष्टि में समझ आ जाए। समझ पा रहे ना। प्रस्तावना के रूप में इसकी व्याख्या करेंगे हम,
उसके बाद देखेंगे कि ये स्फीति मंदी जो स्फीति है या स्फीति जनित जो मंदी है इसका अर्थ क्या होता है। क्लियर है। तो मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन, तो इसका मीनिंग समझेंगे, स्टैगफ्लेशन होता क्या है एक्चुअल में। उसके बाद हम देखेंगे मंदी स्फीति और फिलिप्स वक्र को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फिलिप्स साहब के जो ये फिलिप्स वक्र है, ये फिलिप्स वक्र किस प्रकार से इस मंदी को रिप्रेजेंट करता है कि बाजार में जो मंदी है स्फीति के कारण वो मंदी किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से कम होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुद्रा स्फीति को अर्थात कि बेरोजगारी को, एक बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी और एक तरफ मजदूरी, है ना, मजदूरी, या ऐसे समझिए एक तरफ लेंगे हम इसमें मुद्रा स्फीति को और एक तरफ लेंगे हम बेरोजगारी को। दोनों में संबंध किस प्रकार से फिलिप्स वक्र में बताया गया है इसको समझेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे मंदी स्फीति के कारण क्या है ना, किन किन कारणों से बाजार में इस प्रकार की मंदी आती है। और नेक्स्ट और लास्ट होगा कि इस मंदी को जो आती है ना, इस मंदी को हम कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा इस मंदी को रोका जा सकता है। क्लियर है। तो इन 5 बिंदुओं पर फोकस करते हुए ही हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसी प्रश्न का आंसर आपके आज के इस टॉपिक में आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है ना। ये कब पढ़ना है आपको, अभी लेक्चर देखने के बाद समझ लेंगे। उसके बाद जब भी आप इस पीडीएफ का रिवीजन लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसकी लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करके इसका रिवीजन आपको जरूर लगाना है अगर आप टॉपिक पर अच्छी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो, है ना। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करते हैं परिचय से, अर्थात कि प्रस्तावना से प्रस्तावना कह दीजिए, परिचय कह दीजिए, व्याख्या कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तीनों एक ही है। तो परिचय, अगर इस पूरे टॉपिक का परिचय करना है तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे टॉपिक को कुछ शब्दों में रिप्रेजेंट करना है प्रारंभ में, ताकि एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक करे तो वो समझ जाए कि आपको इस टॉपिक पर अच्छी खासी पकड़ है। देखिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक समय में, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, अर्थात कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो मुद्रा स्फीति की विचित्र स्थिति, है ना, मुद्रा स्फीति की विचित्र स्थिति मंदी स्फीति या निस्पंदन स्फीति के रूप में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में या आधुनिक समय की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति के कारण या मुद्रा स्फीति की ही अन्य स्थिति, जिसे हम मंदी स्फीति या निस्पंदन स्फीति के नाम से जानते हैं, ऐसी स्थिति जो है अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। ध्यान है ना, पॉइंट को समझिए, पॉइंट को पकड़िए। क्या कहा है यहां पर कि मंदी स्फीति के कारण समझिए, या मंदी स्फीति की ही एक और स्थिति होती है। कौन सी स्थिति? मंदी स्फीति या निस्पंदन स्फीति, है ना। एक नया रूप है स्फीति का, मतलब महंगाई का एक नया रूप है। ये नया रूप जो है बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में समाहित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, और मंदी स्फीति को ही हम क्या कहते हैं? जड़ता स्फीति। तो यहां से आपके मस्तिष्क में एक पॉइंट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि मुद्रा स्फीति की एक अन्य स्थिति है या एक और अन्य अवस्था है, जिसे हम मंदी स्फीति के नाम से जानते हैं, जिसे हम निस्पंदन स्फीति के नाम से जानते हैं, और जिसे हम जड़ता स्फीति के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कि मंदी, निस्पंदन और जड़ता, ये तीनों स्फीति जो है ना एक ही है, अलग अलग नहीं है। बस मात्र आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम पेपर में अलग अलग रूप में पूछी जाती है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो और आंसर को गलत करके आ जाए। क्लियर है। तो बस अब आपको याद कितनी स्फीति रखनी है? मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन अर्थात की अब स्फीति, है ना। मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मंदी स्फीति, निस्पंदन स्फीति, जड़ता स्फीति। और इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टली सिर्फ मंदी स्फीति, सिर्फ मंदी स्फीति। ये क्या है मंदी स्फीति? ये मुद्रा स्फीति का ही एक अलग सा एक नया रूप है, एक विचित्र सी अवस्था है। ठीक है ना। तो स्फीतिक अपस्फीति जो है, ये आदि तो इनके अलग अलग नाम है, जड़ता स्फीति या अपस्फीति बोल दीजिए, स्फीतिक अपस्फीति, है ना। तो ये अलग अलग नाम में इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर आप लगाते हैं ना, तो वहां पर इन्हीं की पॉइंटों का ही प्रयोग किया जाता है, अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपकी पूरे टॉपिक पर अच्छी पकड़ है या नहीं, ये जानने के लिए।
है ना। तो इस लाइन से आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए अब तक कि मुद्रास्फीति की एक विचित्र जो अवस्था है उसको हम मंदीस्फीति कहते हैं। अब उसके बाद चाहे वो निस्पंदन स्फीति हो या जड़ता स्फीति हो या स्फीतिक अपस्फीति हो, ये सब एक ही है। क्लियर। चलिए देखिए, मंदी स्फीति, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें मंदी स्फीति की, इस वक्त ना तो हम मुद्रा स्फीति पढ़ रहे हैं और ना ही हम मुद्रा अपस्फीति पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, मंदी स्फीति को हम पढ़ रहे हैं, यहां पर स्टैगफ्लेशन को पढ़ रहे हैं। तो स्टैगफ्लेशन जो है, देखिए मंदी स्फीति ये हिंदी रूप है, ये कहां से लिया गया है, अंग्रेजी के स्टैगफ्लेशन से लिया गया है, अंग्रेजी के स्टैगफ्लेशन से लिया गया है। और ये जो अंग्रेजी का स्टैगफ्लेशन है ये भी दो शब्दों से बना है। किन किन दो शब्दों से, स्टैग से और फ्लेशन से। ध्यान दीजिएगा ना, तो स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से बना है, स्टैग प्लस फ्लेशन से। यहां पर स्टैग कहां से आया और फ्लेशन कहां से आया, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टैग जो है स्टैग्नेशन से आया है, कहां से, स्टैग्नेशन से आया है, और फ्लेशन जो है ना, फ्लेशन इन्फ्लेशन से आया है, इन्फ्लेशन से, मतलब मुद्रास्फीति से आया है। ठीक है, स्टैग स्टैग्नेशन से और फ्लेशन इन्फ्लेशन से। अच्छा, तो ये स्टैग्नेशन का मतलब क्या हुआ और इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता। क्या, स्थिरता, है ना, क्योंकि हमने नया नाम दिया ना इसको, जड़ता, जड़ता स्फीति। जड़ता स्फीति मतलब जड़ें लग गई हो, मतलब परमानेंट हो गई स्फीति, जड़ें लग चुकी है ना, निस्पंदन हो चुकी है, हिल ही नहीं रही है ना। तो स्टैग लगाया आगे, स्टैग का मतलब क्या होता है, रुक जाना, एकदम स्टैग हो जाना, है ना। तो स्टैग्नेशन का अर्थ होता है स्थिरता आ जाना, स्थिरता का आ जाना। उसी प्रकार से इन्फ्लेशन का अर्थ होता है स्फीति, है ना, मुद्रा स्फीति से ये शब्द लिया गया है। क्लियर है। तो ये शाब्दिक अर्थ आपका इसका हो जाएगा, किसका, मंदी स्फीति का। ठीक है ना, बस इतना ही करना आपको इसके अंतर्गत परिचय में, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मंदी स्फीति के अर्थ की। अगला पॉइंट होगा आपका मंदी स्फीति का अर्थ। शाब्दिक अर्थ आपने देख लिया, अब थोड़ा सा हम व्यवहारिक अर्थ भी इसका देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शाब्दिक अर्थ का बार बार वर्णन करना कोई मतलब नहीं है कॉपी भरने से। आपने एक जगह इस्तेमाल कर लिया ना, अगर उसको शाब्दिक अर्थ को, यदि आपने शाब्दिक अर्थ को यहां प्रयोग नहीं किया होता तो आप इसके अर्थ के पॉइंट में भी प्रयोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब हम यहां पर मुद्रास्फीति के अर्थ में व्यवहारिक अर्थ का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए, तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की स्थिरता के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब आर्थिक विकास स्थिर हो जाता है, रुक सा जाता है ना। कोई देश की अर्थव्यवस्था है जो उसमें आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, जितना हुआ बस वहीं पर रुक गया वो, है ना, उसमें स्थिरता आ चुकी है और मुद्रास्फीति की दशा विद्यमान है। ध्यान देना, विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति की अवस्था है और अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही, जहां पर थी वहीं पर स्तब्ध हो चुकी है, रुक चुकी है। तो उस स्थिति को ही हम यहां पर क्या कहेंगे, मंदीस्फीति कहेंगे। नया रूप है, ध्यान दीजिएगा, स्फीति का, मुद्रास्फीति का ही नया रूप है। मुद्रास्फीति बाजार में है ना, लेकिन अधिकतर स्थिति में क्या होता है कि मुद्रास्फीति आ चुकी है, ठीक है, महंगाई का दौर है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था भी तीव्र गति से विकास कर रही होती है। लेकिन यहां पर परिस्थितियां कुछ अलग ही है। कौन सी परिस्थितियां हैं, यहां हमारी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही, रुक चुकी है वहीं पर, और मुद्रास्फीति बाजार में फैली हुई है, अपने पैर पसारे हुए है। तो जब ये दोनों प्रकार की विचित्र सी स्थिति, दोनों प्रकार की स्थिति एक साथ विद्यमान हो जाए, तो उसी स्थिति को हम यहां पर मंदीस्फीति के नाम से जानेंगे। मंदीस्फीति में कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रास्फीति है ना, वो बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन विकास नहीं कर रहा है वो देश, उसकी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही है, वो वहीं रुक चुकी है, और महंगाई दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है। ठीक है ना। तो कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, अर्थात की महंगाई बढ़ती ही जा रही है निरंतर रूप से, लेकिन उत्पादन में, आय में और रोजगार के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये विकास नहीं कर रहे, आय नहीं बढ़ रही है किसी की, है ना, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है, वो सब वहीं पर रुक चुका है। अब सोचिए ना कि अगर आपकी इनकम
10,000 रुपए पर मंथ है वही रह जाए और खर्चे इतने मतलब महंगाई इतनी भयानक रूप से बढ़ जाए, तो आप पर उसका प्रभाव कैसा होगा, प्रतिकूल या अनुकूल, है ना। समझ सकते हैं ना आप लोग, तो प्रतिकूल प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बाजार में बढ़ रही है ना, तो हमारी आय भी बढ़ना चाहिए, इनकम भी बढ़ना चाहिए, तभी कहीं जाकर के बैलेंस होगा ना। लेकिन यहाँ बैलेंस गड़बड़ा रहा है, और जब बैलेंस गड़बड़ आएगा कि भाई आय नहीं बढ़ रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी स्थिति को तो हम यहाँ मंदी स्फीति कहेंगे। अरे मंदी बाड़ा छा चुका है यार। मंदी बाड़ा कब छाता है बाजार में? मंदी बाड़ा तभी आता है ना जब आय तो बढ़ नहीं रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है, मंदी स्फीति। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सैमुअल साहब ने इसकी बहुत प्यारी परिभाषा दी है, एक बार इस परिभाषा को मैं पढ़ूंगा और पढ़ते ही देखना आपको भी क्लियर समझ आ जाएगी। सैमुअल ने कहा है कि मंदी स्फीति एक नई बीमारी का नाम है, एक नया वायरस है जो बाजार की अर्थव्यवस्था को जाकर चिपका है और किसी को नहीं लगा है ना। एक नई बीमारी है, कौन सी? मंदी अपस्फीति। पहले से कुछ बीमारियां चली रही थी, मुद्रा स्फीति चल रही थी, अपस्फीति चल रही थी, और भी जना जाने कौन कौन सी बीमारियां, लेकिन ये एक नई बीमारी आई बाजार में जो प्राचीन समय से नहीं थी, बल्कि कब आई है? ये आधुनिक समय में आई है ना, आधुनिक समय में आई ये बीमारी, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों और मजदूरी की दरों में वृद्धि के साथ साथ, इसमें वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, अब वस्तु कीमतों में होगी तो मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी। वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ रही है, मजदूरी की दरें भी बढ़ रही है, मतलब मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी अगर बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहां बेरोजगारी भी बढ़ रही है ना। तो उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति होती है ना, यही मंदी स्फीति होती है। इसी को नई बीमारी कहा है सैमुअल ने। वो बीमारी किसकी, किसको लगती है बीमारी? अर्थव्यवस्था को लगती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लगती है। अतः स्पष्ट है कि मंदी स्फीति एक ऐसी दशा है जिसमें वस्तुओं की कीमतों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होने पर भी वस्तुओं की मांग में कमी ही होती है। वस्तुओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उल्टा और कमी होती है, ठीक है ना। इस दृष्टिकोण से और इस पक्ष के माध्यम से आपको अब ये मंदी स्फीति की स्थिति समझ आ जानी चाहिए कि मंदी स्फीति एक्चुअल में क्या है। मंदी स्फीति की दशा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मंदी स्फीति है ना, इसने परंपरागत दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसका भी खंडन कर दिया है। परंपरागत दृष्टिकोण कब से? भाई प्राचीन समय चला आ रहा था। जो हमारा जिस दृष्टिकोण से हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते थे उसको हम परंपरागत दृष्टिकोण बोलते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में यह बोला जाता था विद्वानों के द्वारा कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आय और क्रय शक्ति दोनों बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके पीछे जो संसाधन लगे होते हैं उनकी भी कीमतें बढ़ेगी। तो इन सब के होने से क्या होता था कि व्यक्ति की आय बढ़ने लग जाती थी और लोगों की क्रय शक्ति जब आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। आज हमें 10,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं तो हम उसके अनुसार अपना एक्सपेंस करते हैं। कल से 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा तो हम उसका एक्सपेंस अलग तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारी क्रय शक्ति, खरीदने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बढ़ चुकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो ये कहता था कि वस्तु की कीमतें बढ़ने से आय बढ़ जाती है लोगों की, और जब लोगों की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे अंततः मांग भी बढ़ने लगती है। जब लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करने लगेगा, है ना। तो ये सिद्धांत भी कोई गलत नहीं था, और चूंकि गलत हो भी कैसे सकता है, बहुत लंबे समय से, पिछले बहुत लंबे समय से चला आ रहा है ये सिद्धांत। तथा मौद्रिक मजदूरियों के बढ़ने पर रोजगार भी बढ़ने लगेगा। यह सिद्धांत था हमारा, यह सोच थी परंपरागत सोच, लेकिन इस मंदी स्फीति ने इसका खंडन कर दिया है, इस सिद्धांत को तोड़ मरोड़ दिया है, बिखेर दिया है, गलत साबित कर दिया कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, जो पहले चलता था वो अब नहीं चलेगा। किसने कहा? ये मंदी स्फीति ने कहा। स्टैगफ्लेशन आया और उसने कहा कि बस बहुत चला लिया आपने अपनी वाली, अब नहीं चलेगा, ये प्राचीन सिद्धांत अब नहीं चलने वाला है। अब मैं हूं एक नए वायरस के रूप में, नई बीमारी के रूप में, जिससे अर्थव्यवस्था बच नहीं सकती है। क्लियर है? तो ये था मंदी स्फीति।
और मंदस्फीति का प्रभाव इस पर अर्थव्यवस्था पर। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, है ना। अब अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे, मंदस्फीति और फिलिप्स बकर। अब मंदस्फीति आपके दिमाग में, अब मस्तिष्क में बैठ चुकी है कि क्या होती है ना। एकदम उल्टा पुल्टा चलता है इसमें सब कुछ, है ना। क्योंकि नियम तो ये बोलता है ना कि वस्तु की कीमतें अगर बढ़ेगी तो भाई लोगों का रोजगार भी बढ़ने लग जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक को ज्यादा पैसा मिलेगा, और जब उत्पादक को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा श्रमिक रखेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, ज्यादा श्रमिक रखेगा, ज्यादा श्रमिक रखेगा तो श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ेगी, है ना। और रॉ मटेरियल की कीमतें भी बढ़ेगी, तो मशीनरी की, तो हर प्रकार वस्तु की कीमत मात्र बढ़ जाने से बाकी उसके पीछे जो उसका निर्माण कर रहे हैं ना, उसके प्रत्येक क्षेत्र की कीमत बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों की आय का अत्यधिक सृजन होता है, अधिक सृजन होता है। जब व्यक्ति अधिक आय कमाएगा तो ज्यादा खर्च करेगा, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। मंदस्फीति में मुद्रास्फीति अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बावजूद उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही लोगों, है ना, बल्कि और कम हो रही। समझ पाया आप लोग? दोस्तों ये मेरे पीछे यहाँ पर ये फिलिप्स बकर आ रहा है, इसलिए 2 मिनट के लिए मैं गायब होऊंगा जब तक कि मैं इस पेज को एक्सप्लेन कर दूंगा ना, क्योंकि बार बार इधर उधर होने के बाद में ये पेन का यूज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर पेन टेप पर। तो क्योंकि यहाँ खड़ा रहूंगा, पेन टेप का यूज करूंगा ना, तो जो है ये बकर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। चलिए भैया छड़ी घुमाइए, ये गायब हो गए। आइए अब इसको समझते हैं, जरा पूरे इत्मीनान से समझते हैं इसको। पूरा पेज ओपन कर लेते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब कोई डेटा मेरे पीछे नहीं आएगा और आप लोगों की मुझे कमेंट भी नहीं सुननी पड़ेगी। ये सर साइड में हो जाया करे। आइए, ये आपका फिलिप्स बकर है। किसने दिया ये बकर? ये बकर किसने दिया है? बाबूराव का बकरा नहीं है ना, ये A.W. फिलिप्स के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, और A.W. फिलिप्स ने दिया है चूंकि, इसीलिए इन्होंने ही इस बकर का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? फिलिप्स बकर, और अंग्रेजी में हम कहेंगे इसको फिलिप्स कर्व। क्लियर है ना? चलिए अब आगे समझिए। A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दर में परिवर्तन के संबंध को एक वक्र के द्वारा दिखाया है। किस किस का संबंध दिखाया? ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति का और बेरोजगारी का। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में क्या संबंध होता है, किस प्रकार का संबंध होता है, इसको इन्होंने अर्थात कि A.W. फिलिप्स ने एक कर्व के माध्यम से, या कहें कि वक्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। फिलिप्स वक्र कहते हैं, है ना, और इसी को हम फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। फिलिप्स वक्र में बेरोजगारी में परिवर्तन दर को देखिए यहाँ पर OX अक्ष पर दिखाया गया है। कहां पर? ये O और X अक्ष पर क्या दिखाया गया है? बेरोजगारी को दिखाया गया है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति में परिवर्तन की दर। मुद्रास्फीति ये रही, मुद्रास्फीति में परिवर्तन की दर या मजदूरी में परिवर्तन की दर को OY अक्ष पर दिखाया गया है ना, OY अक्ष पर दिखाया गया है। क्लियर है? तो यहां पर एक तरफ आपको बेरोजगारी देखने को मिल रही है और एक तरफ मुद्रास्फीति, या कहें कि मजदूरी दर। मुद्रास्फीति या मजदूरी दर एक ही। क्लियर है? और चित्र में जो PQC की जो रेखा दिख रही है, ये P से लेकर की जो रेखा दिख रही है आपको, ये वाली रेखा है ना, ये रेखा क्या है? यही है एक्चुअल में वक्र, यही है फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व। ठीक है ना? तो यहां पर 2 अक्ष मिल रहे देखने को आपको, O और X वाले, जहां पर बेरोजगारी को दिखाया गया है, और एक वक्र है OY वाला, जहां पर मुद्रास्फीति को दिखाया गया है। और वहीं पर एक कर्व चल रहा है, एक वक्र चल रहा है, जिसे फिलिप्स वक्र नाम दिया गया। यही है फिलिप्स वक्र आपका, है ना, यही है। फिलिप्स वक्र, ठीक है ना, ये जो लाइन चल रही है ना P से लेकर C तक, यही है फिलिप्स वक्र। आइए अब आपने ये तो देख लिया, अक्ष वगैरह सब समझ लिया है, ठीक है। अब देखिए, समझिए ध्यान से, आगे बढ़िए। बेरोजगारी दर व मुद्रास्फीति दर में विपरीत संबंध को दिखाया गया है इस वक्र के माध्यम से। दोनों में विपरीत संबंध दिखाया गया है।
थोड़ा सा मैं व्यवहारिक रूप से आपको समझा देता हूं, उसके बाद में इस लाइनों को पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि शुरुआत यहां से होती है, इस बिंदु से शुरुआत होती है, पी बिंदु से शुरुआत होती है इस वक्र की। तो इस स्तर पर अगर देखा जाए तो ये रेखा किसकी है, ये रेखा किसकी है, मुद्रास्फीति की। तो अभी मुद्रास्फीति का दर ध्यान दीजिएगा इतना हाई है, एकदम हाई चल रहा है ना, मुद्रास्फीति का दर हाई है। लेकिन अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी यहां पर आती है आपकी, मतलब कि बेरोजगारी का स्तर कम है, ठीक है ना। जब मुद्रास्फीति की दर हाई होगी, अर्थात कि उच्च होगी, ज्यादा होगी, तो बेरोजगारी की दर कितनी होगी, कम होगी। ये फिलिप्स वक्र बताता है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति कम होती जाएगी वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे पढ़े देखिए वक्र में बताया गया है कि जैसे जैसे हम बेरोजगारी को कम कर रहे हैं वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा वक्र धीरे 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 बेरोजगारी को बढ़ा रहा है ना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए एरिया पहले यहां पर इतना एरिया था, है ना, किस किस के बीच में, मुद्रास्फीति और फिलिप्स वक्र के बीच में। लेकिन जैसे जैसे मुद्रास्फीति, देखिए मान लेते हैं मुद्रास्फीति यहां आ चुकी है, कम हो गई घट करके, तो अब देखिए अगर हम वक्र को मिलाएं तो वक्र यहां पर आ चुका है, जिससे कि ये क्या दिखा रहा है, बेरोजगारी यहां दिखा रहा है। मतलब बेरोजगारी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले बेरोजगारी यहां थी, लेकिन अब बेरोजगारी यहां इस स्तर पर आ चुकी है। तो कहने का अर्थ यह है फिलिप्स वक्र का कि जैसे जैसे आप मुद्रास्फीति दर को कम करोगे वैसे वैसे बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे आप मुद्रास्फीति को बढ़ा दोगे तो बेरोजगारी अपने आप कम होती चली जाएगी। ये इन्होंने इस वक्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। अब आप आइए इसको ध्यान से पढ़िए। फिलिप्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी के नीचे स्तरों पर, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी के नीचे स्तरों पर, मतलब कि इस स्तरों पर, नीचे स्तरों पर मुद्रास्फीति की दर वृद्धि अधिक होती है। जब हम बेरोजगारी की नीची स्थिति पर होते हैं तो मुद्रास्फीति की दर हाई होती है, मुद्रास्फीति की दर कहीं यहां होती है, हाई होती है। तथा बेरोजगारी के ऊंचे स्तरों पर, जब बेरोजगारी अपने उच्च स्तर पर होगी तो मुद्रास्फीति दर में वृद्धि कम होगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए बेरोजगारी भयंकर हाई लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर आ चुकी है, तो मुद्रास्फीति कहां आ गई, जीरो पर आ चुकी, ये जीरो पर आ चुकी। बेरोजगारी दर यहां पर थोड़ी सी कम कर दी तो मुद्रास्फीति थोड़ी सी बढ़ गई। एकदम विपरीत कंडीशन चल रही दोनों की, है ना। तो अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि यदि बेरोजगारी को हम कम करने का प्रयास करें तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत यदि मुद्रास्फीति को हम कम करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए इस विश्लेषण का महत्व इस बात में निहित है कि रोजगार में कितनी कटौती की जाए, रोजगार में कितनी कटौती की जाए कि मुद्रास्फीति अपना भयानक रूप धारण ना करे, मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति गड़बड़ाए नहीं, मुद्रास्फीति बैलेंस रहे, ठीक है ना। तो रोजगार में कटौती करनी होगी और बैलेंस के साथ में करनी होगी, जिससे कि मुद्रास्फीति को जो है कंट्रोल में रखा जा सके, कंट्रोल में रखा जा सके। क्लियर है यहां तक का, ठीक है ना। चलिए भैया वापस से छड़ी घुमाइए, प्रकट कर दीजिए ताकि आगे का सेशन कंटिन्यू कर दें। ओके, अब आगे का, अब दोस्तों समझ आप फिलिप्स वक्र आपको अच्छे समझ आ चुका है ना। बस देखिए रटना नहीं है, रटना कुछ मेरे सेशन में कुछ भी रटना नहीं है। अगर समझ आया है, जैसे आपने अभी ये फिलिप्स वक्र देखा है, तो इस वक्र के माध्यम से जो आपको समझ आया ना, बस उसको मस्तिष्क में रख लीजिए। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना आप लोगों को। फिलिप्स वक्र सिंपल सा एक लाइन चलती है बस ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक आपको एक कर्व खींचना है इसे घुमाते हुए, है ना। तो ऊपर टॉप पर जब मुद्रास्फीति रहेगी तो ये कर्व ऐसे घूमते हुए आएगा तो बेरोजगारी को बढ़ता हुआ चला जाएगा, मुद्रास्फीति कम करेगा, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी अपने आप ही, है ना। ये बस मत इतना बताया है बस फिलिप्स ने। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो नेक्स्ट में बात करेंगे मंदस्फीति के कारण। भाई कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये स्टैगफ्लेशन आता है, स्टैग और फ्लेशन आता है, क्यों आता है, क्या कारण होते हैं बाजार के या हमारी अर्थव्यवस्था के। तो कुछ कारण है, आइए कुछ कारणों को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कारण होता है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि।
मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। जब सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाता है या जब हमारी आरबीआई बैंक के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिसके द्वारा बैंकों को, जो व्यापारिक बैंकें होती, उनको सस्ते में ऋण प्राप्त होने लगते हैं आरबीआई से। मतलब ये कि जब आरबीआई अपनी नीतियों में, अपने नियमों में ढील दे देती है तो व्यापारिक बैंकें आरबीआई से ज्यादा पैसा लेने लग जाती है कर्ज के रूप में। और जब ये आरबीआई से अधिक मात्रा में पैसा उधार लेना चालू करती है बैंकें, तो अधिक मात्रा में ही ये बाजार में लोन बांटना चालू कर देती है व्यापारिक बैंकें। ठीक है ना। तो बाजार में अधिक मात्रा में लोन आने से, ऋण आने से जनता के पास में, सामान्य आम जनता के पास पैसा अत्यधिक आ जाता है। मतलब मुद्रा की तरल मात्रा बाजार में ज्यादा हो जाती है। तो जो मुद्रा की तरल मात्रा बाजार में ज्यादा होती है वही स्टैगफ्लेशन का कारण बन जाती है। पहला तो ये कारण है, इसको रोकना होगा, बैलेंस करना होगा। देखिए, रोकना, खत्म कुछ भी नहीं करना है। मंदी स्फीति भी आवश्यक है, याद रखिएगा, लेकिन एक बैलेंस के साथ जरूरी है। एक बैलेंस होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में कुछ भी खत्म करने जैसा कुछ नहीं होता है। यहां पर खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, भ्रष्टाचार, जो कि कभी खत्म हो नहीं सकता है ना। समझ रहे ना। यहां खत्म कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस करना होता है। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में बैलेंस करना ही सब कुछ होता है। तो मंदी स्फीति को भी बैलेंस ही करना है। कैसे बैलेंस करोगे? मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा की मात्रा को बैलेंस करके। ठीक है ना। अगला जो कारण होता है, धनी देशों के विदेशी व्यापार में घाटा। जो धनी देश होते हैं, जो विकसित राष्ट्र होते हैं, उनके विदेशी व्यापार में जब घाटा होना चालू हो जाता है, घाटा होता है, तो वो उस देश में, उस देश विशेष से व्यापार करने में थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं। और चूंकि जो देश, जो विकसित राष्ट्र होते हैं, अगर वो अल्प विकसित राष्ट्रों से, विकासशील राष्ट्रों से व्यापार नहीं करेंगे तो उनका विकास कैसे बढ़ पाएगा? विकास नहीं हो पाएगा। विकास स्तब्ध हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, जड़ता आ जाएगी उसके अंदर। इसीलिए कहा गया है कि धनी देशों के विदेशी व्यापार में जो घाटा होता है वो भी एक बड़ा कारण होता है मंदी लाने का। किसी भी अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र में मंदी का एक विशेष कारण ये भी होता है। तीसरे कारण की बात करें तो श्रम शक्ति में निरंतर वृद्धि। श्रम शक्ति में भी अगर निरंतर रूप से वृद्धि होती जाती है ना, उतना रिटर्न नहीं मिल पाता, सिर्फ वृद्धि हो जा रही है श्रम में, तो भी स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद में प्राकृतिक कारण भी है जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये बीमारी लग सकती है अर्थव्यवस्था को। कौन कौन से कारण? सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना, है ना। इसके कारण भी जो है इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा बात करें मजदूरी की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, मजदूरी की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है तो भी ये स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा स्वर्ण के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि, स्वर्ण के मूल्य में भी, मतलब सोने के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होने से भी स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा कीमत स्तर में वृद्धि के साथ साथ व्यापार की शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिवर्तन। कीमत स्तर में तो प्रतिकूल परिवर्तन हो ही रहा, साथ ही साथ में व्यापार की शर्तों में भी प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है जो व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हो। ऐसी कंडीशन ने भी स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन को जन्म देती है। क्लियर है? बस कारण में इतने कारण लिख दीजिएगा आप लोग, आपका काम बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। आइए अब उन उपायों को देखते हैं जिन उपायों से, जो उपाय करके, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे उत्पादन में वृद्धि। जी हां, चाहे वो मुद्रा स्फीति की अवस्था हो या अपस्फीति की अवस्था हो, है ना, चाहे वो स्टैगफ्लेशन की अवस्था हो, अगर उत्पादन अगर बैलेंस है तो इन तीनों ही स्थितियों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि, अब मंदी है तो उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि होगी तो पूरा मार्केट उसके कारण से घूमने लगेगा, जो व्यापार का चक्र होता है ना वो घूमने लग जाएगा। स्टैगफ्लेशन कब आता है? जब व्यापार चक्र रुक जाता है ना। अगर व्यापार चक्र को वापस से हमको फिर से धक्का मार करके शुरू करना, घुमाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। उत्पादन में वृद्धि होगी तो वो जो प्लांट लगा हुआ है वो प्लांट चल पड़ेगा। प्लांट चलेगा तो वहां पर जो काम करने वाले श्रमिक है उनको रोजगार मिलना चालू हो जाएगा।
रॉ मटेरियल आना चालू हो जाएगा। रॉ मटेरियल आएगा तो जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है उसके वहां जो लेबर लगी हुई है उसको भी रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के सारे क्षेत्र एकदम तरीके से एक्टिव हो जाएंगे और घूमने लग जाएंगे। इसीलिए कहा है उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से हम बाजार में छाई मंदी को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो उत्पादन में ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उत्पादन में तो वृद्धि हो किंतु उससे रोजगार पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जैसे ऐसा ना हो जाए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 श्रमिक हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उनमें से 40 को निकाल दिया, 40 की जगह हमने 3-4 मशीनें लगवा दी। अब उस 40 श्रमिकों का काम वो 4 मशीनें कर रही है। ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि कीजिए, उन्हीं श्रमिकों के दम पर कीजिए और हो सके तो और श्रमिक लगाइएगा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तो ऐसी तकनीक का प्रयोग नहीं करना है जो बेरोजगारी को और बढ़ावा दे, है ना। उसी को कहा गया है पूंजी गहन तकनीक। तो ये पूंजी गहन तकनीक नहीं अपनाई जानी चाहिए। क्लियर है। अगला जो उपाय है वो ये हो सकता है कि मुद्रास्फीति पर कठोर नियंत्रण लगा करके। मुद्रास्फीति के कारण इस स्फीति की जो है शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है ना। मंदी स्फीति की शुरुआत किससे होती है? मुद्रास्फीति के कारण होती है। तो मुद्रास्फीति पर एक व्यवस्थित रूप से एक उचित मौद्रिक नीति ला करके, एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी ला करके और ये इन्फ्लेशन पर अर्थात की मुद्रास्फीति पर कंट्रोल पाया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के उपाय के साथ ही कीमतों के बढ़ने पर कठोर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। कौन करेगा? ये सरकार करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। किसकी सहायता से? आरबीआई की सहायता से, अर्थात की केंद्रीय बैंक की सहायता से। ठीक है ना। सरकार को एक उचित मौद्रिक नीति लानी चाहिए, अपनानी चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए, किसको? मौद्रिक नीति को सफल बनाने के लिए राजस्व नीति का भी सहारा लेना चाहिए। तभी कहीं जाकर के स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा भुगतान संतुलन बनाए रखना। हाँ, कई देशों में भुगतान संतुलन गड़बड़ होने के कारण भी जो है इस प्रकार की स्थिति जन्म ले लेती है। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? भुगतान संतुलन का मतलब सिंपल सा होता है, जितना आप दूसरे देशों से खरीद रहे हो उतना ही आप, कम से कम उतना तो आपको बेचना ही चाहिए दूसरे देशों को, अपने देश में नहीं, दूसरे देशों को। और दूसरे देश से खरीदना और बेचने को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं। हिंदी में निर्यात और आयात बोलते हैं। बेचना हुआ, अगर हम अपने देश में कोई वस्तु बना रहे हैं और उसका उत्पादन करके दूसरे देश को हम बेच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि हम अपनी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं, है ना। और अगर हम किसी और देश में बने सामान को हम अपने देश में मंगवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आयात करना। ठीक है ना। तो निर्यात और आयात ये दोनों शब्दों का प्रयोग मात्र और मात्र दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में ही इनका प्रयोग किया जाता है। आंतरिक व्यापार में प्रयोग नहीं होगा आयात और निर्यात का। याद रखना है ना, हमेशा याद रखना इस पॉइंट को। तो दोनों में संतुलन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वस्तुओं का उत्पादन कम कर रहे हैं और आप जो है दूसरे पड़ोसी देशों पर निर्भर है या किसी और भी देश पर निर्भर है, बस वहां के सामान को ही जो है आप जो है इस्तेमाल करते हैं, उपभोग कर रहे हैं। और अगर वो देश देना बंद कर देगा तो आप तो चूंकि उस पर आत्मनिर्भर थे, क्या करोगे? कोई और देश तलाशोगे। उससे बेहतर है कि आप भी अपना सामान जो है, ऐसा नहीं है कि मत खरीदिए, खरीदिए, लेकिन इतना ही सामान बना करके जो है आप भी बेचिए। सिर्फ खरीदने पर निर्भर मत रहिए, बेचना भी सीखे। तो जब ये बेचना और खरीदना, आयात और निर्यात दोनों बैलेंस होंगे ना, तो वो स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये मंदी वाला मार्केट में नहीं आएगा, बाजार में मंदी वाले की स्थिति से बच रह सकता है। क्लियर। अगला जो उपाय हो सकता है वो उपाय यह है कि देश के साधनों का दोहन करना। दोस्तों, अगर आप आज भी वर्तमान में भी देखा जाए तो अफ्रीका एक बहुत अच्छा ऐसा एक पूरा महाद्वीप ही है, वो है ना। एक ऐसा देश है, एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश, अपने यहां पर साधन होने के बाद भी वो उनका दोहन नहीं कर पा रहे। प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी वो उनका दोहन नहीं कर पा रहे। वो दोहन नहीं कर पाने के कारण ही आज भी अफ्रीका के कई देशों में गरीबी पनपी हुई है, गरीबी अपने पैर पसारे हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत भयानक तरीके से छाई हुई है गरीबी। कई ऐसे देश हैं और अफ्रीका महाद्वीप पर कुछ ही देश ऐसे हैं जो सक्षम है, बाकी सब अल्प विकसित या अविकसित की श्रेणी में आते हैं ना। तो सबसे जरूरी आवश्यकता यह है कि अगर मंदी छाई हुई है, मंदी से बचने के लिए आपको अपने ही देश में या कहें कि अपने स्वयं के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक रूप से आपको संसाधन प्राप्त हुए हैं या जो कृत्रिम संसाधन भी है, तो उनका अच्छे से उपयोग कीजिए।
जब आप उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग करोगे तो क्या होगा, आपकी आय बढ़ने लग जाएगी, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था में विकास की लहर फिर से दौड़ने लग जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, उत्पादन वृद्धि के लिए आयातित साधनों पर निर्भर ना रह करके, है ना, आयात करने के साधनों पर निर्भर ना रह करके देश के ही साधनों का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि आयातों पर भारी व्यय नहीं करना पड़ेगा, मतलब विदेशों से कुछ भी मशीनरी वगैरह टेक्नोलॉजी खरीदने पर आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप स्वयं उस संसाधन को या कहीं उस मशीनरी को बना रहे हैं। और तो इससे क्या होगा, देश के साधनों का भी सही उपयोग भी होगा और इस प्रकार से देश में रोजगार की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे इस स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति पर काबू पाया जा सके। अगला बिंदु है विनियोग की सही नीति। विनियोग की सही नीति, कई देश तो ऐसे हैं जो ये जो इन्वेस्ट कर मतलब कि निवेश करने की सही नीति ना अपनाने के कारण भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कौन सी बीमारी का? मंदस्फीति की बीमारी का। किसके कारण शिकार हो जाते हैं? निवेश सही तरीके से निवेश तो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते, उनकी जो निवेश करने की नीति है वो सही नहीं होती है, इस कारण से भी वो इसके जो है इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो आर्थिक जड़ता की स्थिति विशेष रूप से कहां पर? विकासशील देशों में पाई जाती है। आर्थिक जड़ता की स्थिति जहां पर विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है ना। तो जहां या तो विनियोग के लिए पूरी तरह से अच्छे से पूंजी नहीं है उनके पास में, उन देशों में ये स्थिति पाई जाती है जिन देशों के पास में या तो विनियोग करने के लिए अर्थात कि निवेश करने के लिए पूंजी नहीं है, या फिर विनियोग करने का सही मापदंड नहीं है उनके पास, सही तरीका नहीं। अतः यह आवश्यक है कि बचत द्वारा पूंजी का संग्रह करके, बचत के द्वारा, है ना, किसी से कर्ज लेकर नहीं, बल्कि बचत करके जो पूंजी का आप संग्रह कीजिए और उस पूंजी का ही जो है आप विनियोग कीजिए, निवेश कीजिए। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो शीघ्र अतिशीघ्र ही प्रतिफल मिलना प्राप्त होंगे और स्टैगफ्लेशन जैसी बीमारी से बचा जा सकेगा। आई होप कंप्लीट होगा दोस्तों अब तक यहाँ पर, है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये कठिन टॉपिक भी डिस्कस करवाया है। कल का सेशन तो और जबरदस्त तो होगा, बहुत आनंद आने वाला है आपको, क्योंकि अब हमने ये बात कर ली, महंगाई है, ये वस्तु कीमतें बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, ये सारी बातें तो कर ली है, लेकिन भैया कितनी कीमतें बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति है बाजार में कितनी है, अपस्फीति है भाई कितनी है। अच्छा, पिछले 1 साल से मुद्रास्फीति है लेकिन सरकार ने कई सारे कदम उठाए, उससे थोड़ी कम हुई है, कितनी कम हुई है, कैसे बताओ। कल इसी पे चर्चा करेंगे हम, भारत में मुद्रास्फीति के मापन पर बात करेंगे, अर्थात कि इसको मापने की जो विधियां हैं उस पर बात करेंगे और किस कैसे मापा जाता है। 2 विधियों की मैं बात भी कर बताता हूं आपको, थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI कहा जाता है, और एक है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको CPI कहा जाता है। इन दोनों पर भयंकर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। तो दोनों पर बहुत प्यारी क्लासेस होने वाली, बहुत प्यारा सेशन होने वाला है कल का सेशन किसी भी रूप में। और वैसे भी बचे क्या, 2 सेशन तो मात्र बचे हैं यार, कल का होगा और परसों का होगा, दैट्स ऑल। माइक्रो इकोनॉमी खत्म, उसके बाद में मुद्रा, है ना, मुद्रा बैंकिंग कुछ ऐसा सब्जेक्ट है ना आप लोगों का, ठीक है ना, मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस, इससे कुछ है ना, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस वाला जो सब्जेक्ट है, मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त के नाम से, उसको अब हम कंटिन्यू कर लेंगे। कुछ सेशन छूटे हुए उसके भी, तो उसको भी कंटिन्यू करके उसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मिलेंगे अगले सेशन में। काफी टाइम दिया आप लोगों ने आज भी मुझे, सेशन भी जल्दी कंप्लीट हो ही जाएगा दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। और बाकी के जो इसमें हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य पर हमारी चर्चा चल रही है, तो जिनका भी हिंदी साहित्य है वो भी दोनों विषयों का, दोनों मेजर माइनर दोनों का आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चिंता ना करें, फाउंडेशन की टेंशन ना ले, फाउंडेशन अभी जो पेपर अभी होने वाले हैं ना आपके, जिनकी डेट आ चुकी है पास में, बस उन पर फोकस करना आप लोग। बाकी के फाउंडेशन की टेंशन मत लीजिएगा, फाउंडेशन में यहीं पर याद करवाऊंगा आपको, लेक्चर के साथ ही याद करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब यहीं याद होता चला जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम से पहले फाउंडेशन में जो 4 पार्ट है आपके, उस सभी को कंप्लीट कर लेंगे, तो फाउंडेशन की टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। 2 दिन बाद में ये मैक्रो इकोनॉमी की टेंशन भी आपकी खत्म, भारतीय राजनीतिक चिंतकों की टेंशन आपकी खत्म, मैं पहले ही कर चुका हूं, बहुत पहले सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं।
पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की टेंशन भी अब मैं आपकी खत्म कर चुका हूं। मुद्रा, बैंकिंग और लोकवित्त वाले सब्जेक्ट की भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी साहित्य वाले बच्चों की टेंशन भी खत्म। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं और धीरे धीरे और उसकी ओर बढ़ रहे हैं आगे, ताकि सारे सब्जेक्ट आपके जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ईयर में मस्त तरीके से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आपके मिलेंगे। बस यार थोड़े अच्छे से मेहनत कर लीजिए, बस कम से कम एग्जाम के टाइम में तो अच्छे से कर लीजिए। और इतना ही बोलता हूँ, ठीक से लेक्चर देखिए, जितना देख लो ना पूरा फोकस के साथ देखिए, हो जाएगा आपका काम। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक यू।